Hello students, so I welcome all of you on the my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें देखे थे उत्तक। क्या पढ़ रहे थे? उत्तक। और उत्तक को बताए थे कि दो भागों में बांटा गया है, प्लांट उत्तक एंड एनिमल उत्तक। यानी कि एक हो जाएगा प्लांट टिश्यू, एक हो जाएगा एनिमल टिश्यू। और दोनों में डिफरेंसेस हमने बताए थे, दोनों में अंतर बता दिए थे कि क्या क्या अंतर होता है पादप उत्तक में और जंतु उत्तक में। फिर हमने देखा कि जंतु उत्तक को कितने भागों में बांटा गया और पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया। तो जंतु उत्तक तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बता दें, पिछले क्लास में बताया, जिन्होंने नहीं देखा वो जाएँ प्लेलिस्ट में और क्लास 9th बायोलॉजी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको खोले और देखे, टिश्यू वाला लेक्चर देखे, ठीक है। तो उसमें हम बताए कि प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। फिर कल हमने बात किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? लेटरल, पहला एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलेरी। उसको हिंदी में क्या बोले थे? पहला को शीर्षक, दूसरा को पार्श्व और तीसरा को अंतर्वेशी। तो हमने सबके बारे में डिटेल से पढ़ा था और बताया था कि आगे के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। क्यों पढ़ेंगे आगे इसके बारे में? क्योंकि विभज्योत के उत्तक हमने खत्म कर लिया, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने खत्म कर लिया। ये तीन तरह के होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी, ठीक। इसको भी पढ़ा दिए थे। अच्छा बताओ, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्या होता है बताओ। एपिकल कहाँ पाया जाता है? प्लांट के नए वाले रीजन में कहाँ पाया जाता है? जैसे तना होगा या पत्ती होगा, तना एवं जड़ में, जड़ के शीर्ष वाले भाग में, तना एवं जड़ के शीर्ष वाले भाग में, यानी कि एपिकल वाले भाग में। और ये क्या क्या कर रहा था? पौधों में लंबाई की वृद्धि कर रहा था। और ये पार्श्व होगा तो कहाँ पाया जाएगा? लेटरल साइड में, लेटरल साइड में पाया जाएगा, पार्श्व में पाया जाएगा। और ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करेगा। और बताए थे कि अंतर्वेशी कहाँ होता है? तो अस्थायी उत्तक के बीच में होता है और पत्तियों के आधार पर तथा टहनियों के पर्व पर होता है, यानी कि इंटरनोड्स जहाँ से निकलता है वहाँ पर ये मौजूद होता है। उसके बाद आज का हमारा क्लास रहेगा परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटे। कल भी बताए थे कि अस्थायी उत्तक को दो भागों में कौन कौन? सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, यानी कि अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा, पहला सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर बताए थे कि सिंपल को भी तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बता दें कि सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है। सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है बताते हैं। यह समरूप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सरल अस्थायी उत्तक जो है यह समरूप कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कैसी कोशिकाओं से? समरूप कोशिकाओं से। समरूप कोशिका का क्या अर्थ हुआ? सम का मतलब समान, सम का मतलब समान और रूप का मतलब आकृति, रूप का मतलब आकृति, मतलब कि समान आकृति वाली जो कोशिका होगा वो उससे मिलकर बना होगा। कौन? सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक। और सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के कल बताए थे। पहला मृदु और दूसरा स्थूल कोण और तीसरा दृढ़। इसको हिंदी में बोलते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले पहला वाला बारे में पढ़ते हैं, मृदु उत्तक के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेन्काइमा। तो बता दें पैरेन्काइमा में कि इसकी कोशिका अनियमित होती है। इसकी कोशिका अनियमित होती है। अनियमित का मतलब इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जो कोशिका है इसमें जो भी कोशिका पाया जाएगा समरूप, उसका आकृति कोई फिक्स नहीं है, यानी कि अनियमित है, मतलब कि नियमित नहीं है। कैसो भी हो सकता है, जैसे जैसे ऐसे 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 कैसो भी हो सकता है। जैसे बताए थे कि अमीबा कैसा होता है? अनियमित होता है, उसकी कोशिका झिल्ली अनियमित होता है। अमीबा भी तो अपना बदल सकता है आकार। क्यों बदल सकता है? क्योंकि उसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, अनियमित होती है। उसी तरह से ये भी अनियमित होता है। कौन? मृदु उत्तक। फिर मृदु उत्तक के बारे में बताते हैं। इसकी संरचना कैसी होगी? तो सब तो वैसा ही है, अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजी। ये भी वैसी है, देखो, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी।
कुछ कुछ लंबा होगा। ये तो गोलाकार है, अभी तक गोलाकार ही मिला, आगे पढ़ेंगे तो लंबाकार भी मिलेगा। आगे देखो ये लंबा लंबा वाला मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक तो गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी है, ठीक है। फिर देखते हैं सघन कोशिका द्रव्य। इस प्रकार की जो कोशिका होगी, सरल स्थायी ऊतक में जो भी कोशिका पाया जाएगा उसमें कैसा कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा? सघन कोशिका द्रव्य। सघन कोशिका द्रव्य का क्या अर्थ हुआ? कोशिका द्रव्य बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य बहुत ही ज़्यादा में मात्रा पाया जाएगा, सघन मात्रा में पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं सघन कोशिका द्रव्य, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली नहीं, इसकी कोशिका भित्ति होती है। किसकी? सरल स्थायी ऊतक में जो भी कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति, उसकी कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। कैसी होती है? बहुत ही पतली होती है। और बताए थे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये भी सरल स्थायी ऊतक किसका बना है? सेल का बना है, समरूप सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसकी बोले थे कि कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। लेकिन कोशिका भित्ति बना किसका होगा? तो सेल्यूलोज का बना होगा यार, ठीक। और बता दें कि इस प्रकार का जो भी सेल होता है, यानी कि सरल स्थायी ऊतक में जो भी सेल होते हैं वो कैसा होते हैं? अंतरकोशिकीय स्थान उसमें पाया जाता है। अब अंतरकोशिकीय स्थान बहुत जगह आ रहा है और बहुत जगह बताया भी है कि दो या दो से अधिक सेल के बीच जो खाली स्थान होता है, दो सेल के बीच खाली स्थान जो पाया जाता है उसी को कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। तो ये जो कोशिका पाया जाएगा इसमें अंतरकोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, मौजूद रहेगा। फिर इसके बाद करते हैं इसके कोशिकाओं के बीच एक बड़ी राजधानी होती है। इस प्रकार की कोशिका में जो भी राजधानी होगा बहुत बड़ा होगा। इसके पहले वाले में क्या पढ़े थे? पीपज्योति ऊतक में याद करो, मेरिस्टेमेटिक में पढ़े थे कि इसमें राजधानी नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? राजधानी बहुत बड़ा है। और आगे जब पढ़ेगा तो राजधानी रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। एक में तो नहीं था और एक में बहुत बड़ा है। यही इसी की मदद से वो काम चलाता है, क्योंकि उसके पास नहीं है मेरिस्टेमेटिक के पास, तो इसी के हेल्प से चलाता है क्योंकि इसके पास बड़ा है, बड़ा राजधानी है, ठीक। फिर है यह नया तना जड़ मूल एवं पत्तियों में पाया जाता है। कुछ मृदु ऊतक के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूछा जाएगा कि मृदु ऊतक, कौन सा ऊतक? मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाएगा? तो प्लांट के नए वाले भाग में। नए वाले भाग मतलब जहाँ भी प्लांट का कोई भी भाग नया चीज़ बन रहा हो, जैसे कोई भी प्लांट है और उसका पत्ती निर्माण होना है, क्या? पत्ती यानी कि लीफ का निर्माण होना है, या नया स्टेम बनना है, या नया जड़ बनना है, तो वहाँ पर ये पाया जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर पत्ते और तना में होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर तना पत्ता जड़ होगा वहाँ पर ये पाया जाएगा। फिर बोले कि इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, यानी कि हरित लवक है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट इसी को तो बोलते हैं। और इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। जब क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल से क्या होता है? बताओ था, क्लोरोफिल से क्या होता है? अरे प्रकाश संश्लेषण ऑब्जर्व करता है। प्रकाश संश्लेषण ऑब्जर्व करके भोजन बनाता है पेड़ पौधा, और उस प्रक्रिया को बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रकाश संश्लेषण। तो यहीं पर लिखा हुआ है कुछ मृदु ऊतक के पास क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसी ऊतक को हरित ऊतक कहा जाता है। कैसा ऊतक? हरित ऊतक। हरित मतलब क्लोरोफिल आता है किसमें? हरित लवक में। क्लोरोफिल किसमें आता है? हरित लवक में। याद करो जब सेल चैप्टर पढ़ाए थे, कौन सा चैप्टर? सेल, तो उसमें बताए थे कि लवक 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में हरित लवक, वर्णी लवक और आवर्णी लवक। तो वही हरित लवक है। हरित लवक में ही तो क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो हरित लवक है। तो ये जो जिसमें पाया जाएगा, जिस ऊतक में पाया जाएगा उस ऊतक को ही हरित ऊतक भी बोलते हैं। मृदु ऊतक को हरित ऊतक कहा जाता है। हरित ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। इससे डिफरेंस है, ये कोलेनकाइमा है और ये क्लोरेनकाइमा, इसमें आर आ रहा है, ठीक है। ये कोलेनकाइमा, ये क्लोरेनकाइमा है। क्लोरेन आ रहा है मतलब क्लोरोफिल से समझ में आ रहा है ना, वही लवक पाया जा रहा है, ठीक है। हरित ऊतक इसलिए कहा जाता है, ठीक।
और इसी से ये भोजन निर्माण करता है और भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। फिर बता दें कि इसके बीच जो गुहिकाएँ पाया जाता है ये प्लांट को मूवमेंट में मदद करता है। इसके कारण जलीय पौधा क्या होता है, तैरता है। कुछ जलीय पौधा होता है जैसे लवक नहीं जलीय पौधा यानी कि एल्गी को बोलते हैं हिंदी में शैवाल। वो क्या करते हैं, भोजन के लिए मूवमेंट भी करते हैं। मूवमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं। तो बोलेगा कि पेड़ पौधा तो अचल होता है, तो चल कैसे रहा, ये उनके अपवाद हैं। क्या है, अपवाद हैं। कुछ जलीय पौधा होता है जैसे बोल रहे हैं ना शैवाल, क्या शैवाल ऐसा करता है, उसमें मृदुता के बीच गुहिकाएँ पाया जाएगा, जिसके कारण क्या वो तैर पाएगा, चल तो नहीं पाएगा, तैर पाएगा। ठीक, तो ये देख लो ऐसा होता है। कौन, मृदुतक। गोलाकार है, अंडाकार है, बहुभुजी है, अनियमित आकार है, कैसे भी बना लो। ठीक है, और इसके अंदर बहुत बड़ा राजधानी होता है, बहुत बड़ा राजधानी होता है। फिर क्या होगा, सब कुछ होगा, केंद्रक द्रव्य भी बहुत ज़्यादा होगा, केंद्रक द्रव्य बहुत ज़्यादा होगा। और इसकी बाहरी लेयर को कोशिका भित्ति बोलेंगे, और इसमें जो कोशिका भित्ति पाया जाएगा बहुत ही पतली होगा। कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, अभी बताए थे कहाँ पर है, देखो कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। और किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये सारा खत्म, मृदुतक सारा खत्म। ठीक, मृदुतक में की बताया कि इसका आकार अनियमित होती है, इसकी संरचना गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी होता है, और इसमें बहुत सघन मात्रा में कोशिका द्रव पाया जाता है, और इसकी कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। और इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण इसको हरित उत्तक यानी कि क्लोरीन कायमा भी कहा जाता है। क्लोरीन कायमा भी कहा जाता है। ठीक, जिसे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जो भी फोटो मतलब कि जो भी पेड़ पौधा प्रकाश के उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कहानी खत्म। फिर देखते हैं इसके कार्य, इसके बाद देखते हैं मृदुतक के कार्य। तो अभी तो इसी में आ गया, मृदुतक का क्या काम है, भोजन का निर्माण करना। अगर ये प्रेजेंट है तो भोजन का निर्माण जरूर करेगा। देखो पत्तियों में भोजन का निर्माण करना, इसका सबसे पहला काम यही है। अब इसका सबसे पहला काम क्यों है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसलिए भोजन का निर्माण में मदद करेगा। ठीक, अगला है भोजन को जमा करता है। क्या करता है, जमा करता है। भोजन को संचित क्षेत्रों में जमा करता है। तो भोजन को जमा कहाँ करता है, तो पत्ता में। कहाँ करता है, पत्ता में। तो भोजन को पत्ती में जमा करने का कार्य कौन करता है, तो मृदुतक करता है। और ये उत्सर्जित पदार्थ को भी जमा करता है। किसको, उत्सर्जित पदार्थ को। उत्सर्जित पदार्थ क्या बनता है पेड़ पौधों में, लेटेक्स हो गया, गोंद हो गया, रेनिन हो गया, टैनिन हो गया, ये सब पाए जाते हैं। तो देखो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, उत्सर्जित पदार्थों को भी संचित करता है। एग्जाम्पल में टैनिन, गोंद, रेजिन। आप लोग देखे होंगे, एक होता है गाछ सोहजन का, सिजमन या सोहजन गांव में ऐसी कुछ बोलते हैं, सोहजन का। वो उसके गाछ से जब काटेगा तो जहाँ से कटता है वहाँ से लट्ठा निकलता है, या गाछ में भी बहुत सारा लट्ठा दिखता होगा, लाल 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 लट्ठा होता है, वो बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, वही होता है पेड़ पौधा का गोंद। क्या होता है, गोंद। देखो, है ना। ठीक है, तो क्यों उत्सर्जित पदार्थ को जमा रखता है, मृदुतक। मृदुतक ही उत्सर्जित पदार्थ को जमा रखने का काम करता है। फिर बताते हैं, यह उत्तक भोजन के लेटरल कंडीशन में सहायक होते हैं। लेटरल कंडीशन सहायक होने का मतलब, लेटरल से याद आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बताए थे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए थे कि नहीं। तो वो कहाँ पाया जा रहा था, पेड़ पौधे के लेटरल साइड में। किस साइड में, लेटरल साइड में। तो वहाँ पर जो उत्तक होगा उसका भोजन कौन देगा, उसको भोजन कौन देगा भाई, यही मदद करेगा ना, यही मृदुतक ही मदद करेगा, क्योंकि ये पत्ती में भोजन का निर्माण कर लेगा और वहाँ पर उसको भोजन दे देगा। लेटरल साइड में है, इसलिए बोले कि यह उत्तक भोजन के लेटरल कंडीशन में सहायक होता है। फिर अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा गैसों का विनिमय सहायक। इसमें बताए थे कि अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, और इसमें बहुत कम मात्रा में या कुछ भी मात्रा में होता है स्थान द्वारा गैसीय विनिमय में सहायक। इसी अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा गैस का भी विनिमय होता है। ज़्यादातर गैसों का विनिमय कहाँ से होता है, पत्तियों के अंदर से। पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में स्टोमाटा, उसी से होता है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतरकोशिकीय स्थान
इंटरसेलुलर स्पेस से भी होता है। ठीक है, ये था सरल स्थायी ऊतक के प्रकार यानी कि मृदु ऊतक और मृदु ऊतक के कार्य। अगला देखेंगे हम लोग स्थूल ऊतक। कौन सा ऊतक? स्थूल ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन ये था। देख रहे हैं दूसरा कोलेनकाइमा। कौन काइमा? कोलेनकाइमा। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोन ऊतक। इस ऊतक की कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। फिर देखते हैं केंद्रक युक्त होती है, रसधानी युक्त होती है, मतलब केंद्रक भी होगा, रसधानी भी होगा, गोलाकार नहीं होगा, ये लंबा होगा, गोलाकार नहीं होकर के ये लंबा होगा, और अंडाकार होगा, बहुभुजी होगा। बाकी सब तो सेम ही है। इसमें हरितलवक पाया जाएगा। जब हरितलवक पाया जाएगा तो इसमें भी भोजन बनेगा, इसमें भी भोजन बनेगा। क्यों? क्योंकि इस हरितलवक पाया जा रहा है। हरितलवक पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो भोजन का निर्माण होगा। वही तो बोल रहे हैं स्थूल कोन ऊतक भी भोजन के निर्माण में मदद करता है। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है, नहीं के बराबर में होता है, नहीं भी लिख सकते हो, या बहुत कम में लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। पौधों के नए वाले भाग में पाए जाने वाला ऊतक है ये। जहाँ भी पौधा का नया वाला रीजन होगा, नया पत्ती बनेगा, वहाँ पर ये पाया जाएगा। और देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तने के एपिडर्मिस में। अब तना का एपिडर्मिस क्या है समझो इसको। ये मान लो पेड़ पौधा का तना है, पेड़ पौधा का तना है, तो पेड़ पौधे के बाहरी लेयर को, बाहरी वाले भाग को एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, पेड़ पौधे के बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है। और ये तना वाला है तो तना का एपिडर्मिस हो गया, और इसी के अंदर पाया जाता है स्थूल कोन ऊतक। लिखा है ना, तने के एपिडर्मिस के अंदर। और ये कहाँ पाया जाता है? पेडिकल में। कहाँ पाया जाएगा? पेडिकल में, पुष्पवृंत में। इसी को इंग्लिश में पेडिकल बोलते हैं, पुष्पवृंत में पाया जाएगा। अब कौन बताएगा कि पुष्पवृंत क्या होता है, पेडिकल क्या होता है? देखो पेडिकल के बारे में और अच्छा से ज़्यादा जानना है, ऐसे भी बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। पेडिकल देखो क्या होता है, कोई भी पुष्प होता है, पुष्प होता है, पुष्प का ऊपरी भाग थोड़ा सा ऐसे देख लो, इसको मिटा दें। कोई भी पुष्प है, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी पुष्प है ऊपर, और ये जो ये डंठल है, ये क्या है? डंठल है। ये जो पेडिकल है इसी को पेडिकल बोलते हैं। ये जो डंटी है जिससे फूल पकड़ता है यार, जिससे ऐसे करके फूल पकड़ता है, ठीक है, तो यही है ये पुष्पवृंत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। ठीक है, पुष्पवृंत यानी कि पेडिकल। फिर है अगला पर्णवृंत। क्या है? पर्णवृंत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ पेटियोल। लीफ पेटियोल ये कहाँ होगा? मान लो इस तरह से पत्ता है, ठीक है, तो इसमें एक डंडी लगा होगा, होगा कि नहीं? तो ये जो डंडी लगा होगा, ये जो डंठल लगा होगा, इसको बोलते हैं लीफ पेटियोल यानी कि पर्णवृंत। पर्णवृंत। और वो जो पुष्प का था तो पुष्पवृंत। ठीक, तो ये यहाँ पाया जाएगा स्थूल कोन ऊतक, यहाँ पाया जाएगा। कहाँ कहाँ? तने के एपिडर्मिस के अंदर, पेडिकल में, और फिर इसमें लीफ पेटियोल में। ठीक, ETC। और ये जड़ों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट लिखा गया है कि ये जड़ में नहीं पाया जाता है। ये सब जड़ में देखो पाया जा रहा था, ये जड़ में पाया जा रहा था, जड़ में भी, तना में भी और पत्ती में भी, लेकिन ये जड़ में नहीं पाया जाएगा। ध्यान देना ये पॉइंट पर। फिर देखते हैं इसके कार्य को। किसके कार्य को? स्थूल कोन ऊतक के कार्य को, कोलेनकाइमा ऊतक के कार्य को। इसका काम यार एक ही है बेसिकली ज़्यादातर, कि ये पेड़ पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। पेड़ पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट। उसको मजबूती देता है ताकि वो खड़ा हो पाए। कोई पेड़ पौधे को देखा है आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक जन्म लेता है, बढ़ता है, तो वो पेड़ पौधा खड़ा कैसे रह पाता है, स्थिर कैसे रह पाता है? उसको कौन सपोर्ट करता है? कौन सा ऊतक सपोर्ट करता है? स्थूल ऊतक। कौन सा ऊतक? स्थूल ऊतक। तो उसी का कार्य है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, जिसके वजह से पेड़ पौधा खड़ा रह पाता है, स्थिर रह पाता है। फिर बात करते हैं, इसमें हरितलवक होगा तो भोजन बनेगा, नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, सीधी सी बात। बाकी सब तो है, बाकी सेल होगा, ये खाली स्ट्रक्चर इसका लंबा हो गया, इसका गोलाकार था, इसका गोलाकार था और इसका लंबी हो जाएगा, लंबा लंबा बना दिया। और क्या, गोल गोल नहीं है, लंबा लंबा है। और बाकी सब तो सेम ही है, केंद्रक भी होगा, राजधानी भी होगा, कोशिका भित्ति भी होगा, केंद्रक द्रव भी होगा, अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होगा या नहीं होगा। ये पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है।
इतना तक तो हो गया। कौन कौन हो गया? सरल स्थायी ऊतक में दो पढ़ लिए, कौन कौन? पहला होता है मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा, और दूसरा होता है स्थूलकोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा, और तीसरा बच गया अब स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा बच गया? स्क्लेरेनकाइमा, जिसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक कैसी होती है? दृढ़ ऊतक मृत कोशिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मृत कोशिका की। अब तक जितना सारा उधर देखे थे लगभग सब जीवित कोशिका था, लेकिन ये जो दृढ़ ऊतक है, कौन सा ऊतक है? दृढ़ ऊतक है। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है वो कैसी होती है? इसकी कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। मृत मतलब डेड सेल। कौन सा सेल? डेड सेल। फिर सोचेगा डेड सेल का क्या काम है भाई? फिर ये देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका काम क्या क्या है। बहुत अच्छा रोल है इसका। देखो ये तो इसका आकृति ऐसा होता है, कैसा दिख रहा है? लंबा, गोल, अंडाकार, कैसा दिख रहा है? लंबा दिख रहा है तो लंबा होगा। और सकरा दिख रहा है कि नहीं? दोनों सिरा पर क्या दिख रहा है? सकेता जगह। तो दोनों सिरों पर कैसा होता है? सकरा होता है। इसको नोकीला भी बोलते हैं। नोकीला जैसे लग रहा है कि नहीं? तो इसका अगर तो नोकीला भी हो जाती है। और इसमें जो कोशिका भित्ति होता है बहुत ही मोटा होता है। और ये मोटा कोशिका भित्ति किसके कारण होता है? तो वो लिग्निफाइड के कारण होता है। किसके कारण? लिग्निफाइड के कारण। अब जानेंगे कि लिग्निफाइड क्या है। तो यहाँ लिग्निन का मोटा परत जम जाता है। किसका? लिग्निन का। लिग्निन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? एक रासायनिक पदार्थ, उसी के जमा होने से होता है। ठीक है, तो देखे थे पहले। अभी इसका मृत कोशिका का होता है। दृढ़ ऊतक की कोशिका मृत होती है और इसकी कोशिका लंबी, नुकीली तथा सक्रिय होती है। इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। फिर ये कोशिका भित्ति मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन के जमा होने के कारण। लिग्निन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। फिर बात करते हैं इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा। और यह कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, पेरीसाइकल में पाया जाएगा, वैस्कुलर बंडल में पाया जाएगा। वैस्कुलर बंडल मतलब संवहन ऊतक। संवहन ऊतक दो प्रकार के, यही ये जो दोनों है ना, इसी को मिला के कहते हैं संवहन ऊतक। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। फ्लोएम और जाइलम को, जाइलम और फ्लोएम को। यह कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, जाइलम तथा फ्लोएम में पाया जाता है। कौन सा? ये दृढ़ ऊतक यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यह तना पत्तियों के शिरा, तना पत्तियों के शिरा, बीज तथा फल के कठोर आवरण वाले भाग में पाया जाएगा। बीज तथा फल के कठोर आवरण वाले भाग में पाया जाएगा। बीज देखना, सब बीज, अधिकतर बीज कड़ा जैसा लगता है कि नहीं? सब बीज कड़ा ही होता है। तो इसी के वजह से, दृढ़ ऊतक के वजह से। और ये कहाँ पाया जाएगा? नारियल के रेशेदार छिलके। जो भी नारियल देखा उसके बाहर, नारियल के बाहर कितना रेशेदार होता है। रेशेदार का जो छिलका होता है वो इसी का बना होता है, दृढ़ ऊतक का। ठीक है, ये कैसी कोशिका है? मृत कोशिका है। इसकी आकार लंबी, नुकीली, सक्रिय होती है। इसकी कोशिका भित्ति बहुत मोटा होता है। किसके कारण? लिग्निन जमा होने के कारण। फिर देखे थे कि इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं है, इसमें जीव द्रव्य नहीं है। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकल में और वैस्कुलर बंडल जैसे कि जाइलम और फ्लोएम में। फिर देख लेंगे इसका काम। जब बोल रहे हैं कि ये डेड है और कहाँ पाया जा रहा है? बीजों के ऊपर, पत्तियों के बीजों के कठोर आवरण, यानी कि उसके ऊपर का जो आवरण होता है कठोर आवरण के रूप में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहा है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति क्या हुआ? अंदर से इसको मजबूती दिलाता है या बाहर से इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी बोल सकता है। आंतरिक भागों को रक्षा करता है। बाहर में कठोर भाग है, तो बाहर यानी होता है ना बाउंड्री या बॉर्डर बोल दो। मान लो बॉर्डर पर सेना है, हम लोग की वो क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। तो ये बीज का अंदर कुछ आंतरिक भाग जो होता है या फल का जो आंतरिक भाग होता है उसका रक्षा कौन करता है? तो यही स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यानी कि दृढ़ ऊतक करता है। यह बाहरी परतों में पाया जाता है। बताए थे अभी कि यहाँ पाया जाए, कहाँ पाया जाएगा? फलों तथा कठोर आवरण यानी कि बाहर में। कठोर आवरण कहाँ होता है? नारियल का कठोर आवरण कहाँ होता है? बाहर। नारियल में रेशेदार छिलका कहाँ होता है? बाहर। यह बाहरी परतों में पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है यह पौधे को दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। पौधे को दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है।
दृढ़ता प्रदान करना मतलब इसलिए तो इसको दृढ़ ऊतक बोल रहे हैं। दृढ़ता मतलब यही यांत्रिक शक्ति, ठीक है। दृढ़ता यांत्रिक शक्ति प्रदान कर रहा है उसको, अंदर से अंदर वाला जितना भी भाग है उसकी रक्षा कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया, ये भी खत्म, दृढ़ ऊतक भी खत्म। अभी अभी मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक खत्म किए और दृढ़ ऊतक भी खत्म। फिर से देख लो दृढ़ ऊतक में क्या क्या बताया। सबसे पहले तो ये लंबा, शकरा, नुकीला होता है। लिग्निन का जमा होने के कारण कोशिका भित्ति मोटा होता है। इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अंतरकोश के स्थान भी नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के बाहर, मतलब फल या बीज के बाहर वाले भागों में, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो मिल जाएगा ये बीज तथा फल के बाहरी आवरण में, नारियल के रेशेदार छिलके में, ये मिल जाएगा पेरीसाइकल में। ये पेरीसाइकल, ये कॉर्टेक्स क्या, ये आगे बता देंगे, ठीक है। ये आगे पढ़ाने का है। ये कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, पेरीसाइकल में पाया जाएगा और वेस्कुलर बंडल में पाया जाएगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में। तो ये हमारा विभज्योति ऊतक ये पहला लेक्चर में हुआ था, ये ख़त्म कर दिए थे। और आज हमने अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू को भी ख़त्म कर दिए। इसको दो भागों में बांटा, तो दोनों भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक ही ख़त्म हुआ है, सिर्फ ये सरल अस्थायी ऊतक आज हमने ख़त्म कर लिया। अब कल इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। तो फिर से रिवाइज कर लो, ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। फिर बताए थे कि पादप ऊतक जो है 2 प्रकार के, विभज्योति ऊतक और परमानेंट यानी कि अस्थायी ऊतक। तो विभज्योति ऊतक 3 प्रकार के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ये तीनों भी ख़त्म कर लिए थे। और उसके बाद क्या था? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को 2 भागों में, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, सरल अस्थायी ऊतक है, उसको भी 3 भागों में बांटा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हमने ये तीनों भी पढ़ लिया, ये सब खत्म हो गया तीनों। सिर्फ ये बचा कॉम्प्लेक्स, कौन सा बचा? कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी ऊतक बचा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।